नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है दिल से स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जेपीएससी की तरफ से आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब जो कि एक जज के लिए रहेगी, जूनियर जज की पोस्ट पर रहेगी, जो कि जूनियर डिवीज़न के अंदर निकाल दी गई है। जो भी कैंडिडेट्स, जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, पूरे इंडिया में कहीं से भी, चाहे आप पंजाब से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, छत्तीसगढ़ से हो, या फिर उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, तेलंगाना या फिर किसी भी राज्य से हो भारत के अंदर, आप अगर इसकी एलिजिबिलिटी फुल करते हैं तो आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक जज की पोस्ट पर है, जो कि एक जूनियर डिवीज़न में जूनियर जज की पोस्ट पर लिया जा रहा है। तो हम वही बात करेंगे। अब देखिए, ये गवर्नमेंट जॉब है जो कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि आप कह लीजिए कि झारखंड सरकार की तरफ से ये जॉब निकाल दी गई है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहें, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, सिविल जज जूनियर डिवीज़न में उसके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। देखिए, टोटल पोस्ट की बात करें, मतलब कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, तो लगभग 140 के करीब, 140 प्लस वैकेंसीज निकाली गई हैं टोटल। अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर इस जॉब का नोटिफिकेशन डिस्कस होगा, और इसमें अप्लाई कब से कब तक करना है और कैसे आप करेंगे अप्लाई, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर यहाँ पे क्या क्या कोई एग्ज़ाम लिया जा रहा है या फिर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के बेस पर जो है ये जॉब दी जा रही है। ये तो हो गई दूसरी चीज़। और सैलरी क्या होगी, काम क्या होगा, क्या दूसरे स्टेट वाले कैंडिडेट को जाना पड़ेगा यहाँ, तो ये तो ऑब्वियस है कि आप, झारखंड की जॉब है और झारखंड में सिविल जज की जॉब है, तो आप अपने स्टेट को छोड़कर झारखंड स्टेट में जाएंगे इस जॉब को करने के लिए, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तब। तो सब कुछ जानेंगे वन बाय वन, एक एक चीज़, यानी कि आपके फॉर्म भरने से लेके जॉब मिलने तक का एक एक चीज़ सब कुछ डिस्कस होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये एक शॉर्ट नोटिस है जो निकाला गया, जो आप अभी देख रहे हैं, और ये एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। दोनों को डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड को भी और शॉर्ट को भी, और साथ में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब कि पहले एक एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, एक विज्ञापन दिया जाता है, उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, फिर आपका डिटेल्ड वाला डिस्कस किया जाएगा, और इस तरीके से हम समझेंगे इस जॉब के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसमें आप देखेंगे तो ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यहीं पर आपको वो इधर ही जो नए अपडेट आते हैं, ये जो मैंने आपको बताया, ये इधर आपको नए अपडेट्स दिख जाते हैं। सबसे पहले मैं इसी में दिखाता हूँ आपको। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ओपनिंग और क्लोजिंग दिखाई हुई है कि कब कब कौन कौन सी रिक्रूटमेंट निकल रही है और कब कब निकल चुकी है। सबसे अभी जो सबसे नई दिख रही है हमें, वो यही दिख रही है कि जो सिविल जज की है वो अभी अभी निकाली गई है। देखिए, ये है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, इसको आप ध्यान से देखना। ये है आपके सिविल जज के लिए, और जूनियर डिवीज़न में लिया जा रहा है। तो हम इसके बारे में अब बात करते हैं धीरे धीरे, वन बाय वन, एक एक चीज़ को। सबसे पहले आपका देखेंगे तो आप, हिंदी में हम बोलते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग, यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को हम इस तरीके से बोलते हैं, जेपीएससी को, जो सर्कुलर रोड रांची में है ये, रांची से निकाली गई है, प्रेस रिलीज कराया गया है, वहीं पे ऑफिस है। झारखंड न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन के 138, यानी कि 138 रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में आवश्यक सूचना। अब देखिए क्या है, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस जॉब के लिए। झारखंड न्यायिक सेवा अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन के 138 रिक्त, यानी कि इतने लोगों को जॉब दी जा रही है जो कि अभी खाली हैं, पर नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं, मतलब कि जो भी एलिजिबल हो। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, इच्छुक मतलब कि एज योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट है, और साथ में यहाँ पे बोला गया अहर्ता, अहर्ताधारी, मतलब कि जो एलिजिबल हो वो कैंडिडेट भारतीय नागरिकों से विदित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने के निर्मित विज्ञापन संख्या 22, जो कि 2022 में अगर तक अभी तक विज्ञापन जितने भी आए हैं, तो सॉरी 2023 ईयर के अंदर जितने भी अभी तक एडवर्टाइजमेंट आए जेपीएससी की तरफ से, तो ये 22nd विज्ञापन है। यानी कि अभी तक ये 21 विज्ञापन पहले आ चुके हैं जेपीएससी की तरफ से। का
प्रकाशन किया गया है, जो आयोग के वेबसाइट आपको जेपीएससी की गवर्नमेंट वेबसाइट पे उपलब्ध कराया गया है, वहां से आप देख लेंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन से भी इस पे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है। मतलब कि ये कि आपके जो निर्देश रहेंगे, क्या प्रोसेस होगा वो, और आपकी कौन कौन सी जो है मतलब किस डेट पर क्या होना है वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप देख लीजिए कि फॉर्म भरने जा रहे हैं वो 21 अगस्त यानी कि 21 से लेकर 21 सितंबर, एक महीने के समय के अंदर भरे जाएंगे। और लास्ट डेट में आप देखेंगे तो डेट के साथ आप समय भी नोट करिए कि वो 5 बजे तक ही भरे जाएंगे शाम को। तो ये मिस्टेक होती है कई बार, सुनने में भी आता है कि हम सोचते हैं कि पूरे 12 बजे तक फॉर्म भरा जाता है, ऐसा नहीं होता। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि आपको बता दूं यहाँ पे 27 सितंबर यानी कि 27 सितंबर यानी कि 9th मंथ ऑफ द 2023 ईयर के अंदर जो 27 तारीख होगी उसमें आपकी जो 5 बजे तक आप इसमें फॉर्म भर सकेंगे। और इसमें आपको एक चीज़ बताऊं क्लियर करके कि यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए कि आप जैसे 21 तक फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन फीस पेमेंट नहीं करते, तो फीस पेमेंट के लिए आपको पूरे जो है 6 दिन एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। इन 6 दिन के अंदर आप फॉर्म की फीस जो है वो भर सकते हैं। चलिए, हमारी ये बात हो गई कौन सी डेट से फॉर्म भर रहे हैं और फीस कब भर रही है, क्या क्या टाइमिंग रहेगा फॉर्म एप्लीकेशन प्रोसेस का। अब अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आपको क्या करना है, जो आपको जेपीएससी का लिंक दिया जाएगा उससे आप जाके पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें या फिर डायरेक्ट नोटिफिकेशन के लिंक से जाकर नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करें जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली भांति जो भी आपको बोले जा रहे हैं कि भाई निर्देश, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जो भी दिए हैं जॉब से रिलेटेड, की भर्ती से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उसको फॉलो करें। और अगर आपको जानकारी कोई भी चाहिए इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड तो यहाँ पे आपको ये नंबर दिए गए हैं जो हेल्पलाइन नंबर रहेंगे। ये आपके कार्य दिवस पे यानी कि आपके वर्किंग डेज में ही चलेंगे और ये आपका 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक ओपन रहेंगे। यह प्रेस और इसमें लिखा है कि यह प्रेस विद्युत आयोग के, अब ये सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। चलिए, ये हमारा शॉर्ट नोटिस हो गया। अब डिटेल्ड नोटिस यही है कि आपको बोल दिया गया फॉर्म भरने के लिए, और इसमें आपको बता दूं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के ये प्रातक संख्या लिखी गई है दिनांक द्वारा अधियाचित एवं संसूचित रिक्तियों के अनुरूप झारखंड न्यायिक सेवांतर्गत सिविल जज, जूनियर जज जो डिवीजन में रहेगा 138 जो है पोस्ट पर लिया जा रहा है। जो भी इच्छुक हो वही सब बताया गया है। सबसे पहला लाइन यही होता है हर एडवर्टाइजमेंट का। दूसरा होता है हमारा ये कि पद का नाम अगर जाने तो सिविल जज आपको बता दिया है, यानी कि एक सिविल जज के तौर पर जो कि जूनियर डिवीजन में लिया जाएगा। एक गवर्नमेंट जॉब, एक रेप्यूटेड पोस्ट रहेगी। और यहाँ पर कोटिवार रिक्तियों की संख्या का विवरण कर लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल जान लेते हैं, स्प्लिट समझ लेते हैं कि कैटेगरी वाइज और नंबर्स में कितनी वैकेंसी हो रही है, किस किस के लिए रिजर्वेशन है और कितनी रिजर्वेशन है। चाहे वो डिसेबल कैंडिडेट हो, मल्टीपल डिसेबल कैंडिडेट हो, या फिर कुछ डिसेबिलिटी से साथ हो, और वो डिसेबिलिटी क्या क्या हो सकती है उनके बारे में। सबसे पहले आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पे आप समझेंगे तो यहाँ पर एक पहला हमारे पास लिखा है यूआर कैटेगरी, फिर लिखा है SC ST और फिर लिखा है BC। ये BC जो है, ये BC1 और BC2 जो है ये आपके झारखंड स्टेट के कैंडिडेट जो कि बैकवर्ड कास्ट में आते हैं 1 और 2 में अलग अलग होती हैं, वो आप समझेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। साथ में EWS कैटेगरी अलग होती है, जो UR कैंडिडेट होते हैं, जो फाइनेंशियली वीक होते हैं तो उनके लिए वो चीज़ होती है। जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं वो EWS के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले रिजर्वेशन की वर्टिकल रिजर्वेशन आपको दिखेगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप समझिए ये वर्टिकल हो जाएगा तो वर्टिकल रिजर्वेशन आपको दिखेगा, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आपको दिख जाएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इस तरीके से हो जाएगा, जो कि एक ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये आपका वर्टिकल हो जाएगा। तो वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यूआर कैटेगरी में आप देखेंगे तो यहाँ पे 60 वैकेंसी ऐसी हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी 60 रहेंगी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। और अगर आप प्रीमिटिव ट्राइब की बात करें तो उनकी वैकेंसी नहीं है यहाँ पे यूआर कैटेगरी में। वुमेन के लिए आप देखेंगे, अभी देखिए जो भी वुमेन्स हैं, जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं और वो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो उनको 3 वैकेंसी दे दी है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट अप्लाई करता है फॉर्म को और अगर उसमें वुमेन्स हैं तो वो यहाँ आ गई हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा साफ साफ कि वो इसमें नहीं आएंगी। ये वाली सारी वैकेंसी मैन
के लिए रह जाएंगी, यानी वुमेन कैंडिडेट्स को हटा के सारे बाकी जेंडर जो बचे, मेल कह लीजिए या दूसरे जेंडर आप यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैन के लिए वैकेंसी रहेगी। सेम इसी तरीके से हम बात करते हैं आगे स्पोर्ट्स के लिए। आपको बता दूं, स्पोर्ट्स से आप अगर अप्लाई करते हैं तो वो आपकी कोई भी कैटेगरी हो, कैटेगरी आपकी अलग होती है। स्पोर्ट्स जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है तो उसकी यूआर कैटेगरी वाली वैकेंसी जाएगी और स्पोर्ट्स के कोटे से उसको वैकेंसी मिलेगी, या स्पोर्ट रिजर्वेशन से उसको वैकेंसी मिलेगी। ये होता है प्रोसेस। मान लीजिए कोई कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से है और वो स्पोर्ट में भी है, तो अगर वो स्पोर्ट वाले से एडमिशन लेगा तो वो एज अ एसटी कैंडिडेट नहीं माना जाएगा, वो एक यूआर कैंडिडेट माना जाएगा। ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में जो है कैटेगरी मैटर नहीं करती है। नेक्स्ट इसी तरीके से बता दूं, यहाँ पर एसटी के लिए 28 वैकेंसी हैं और 28 में से जो है 1 जो है ट्राइब के लिए रहेंगी और 1 जो है वुमेन के लिए रहेगी, और इस तरीके से होगी। और बाकी आपकी जो बच गई, ट्राइब को हटा दीजिए और वुमेन्स को हटा दीजिए एसटी कैटेगरी में, तो बाकी जो बची 28 वो आपकी नॉर्मल एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हो जाएगी। सेम एससी और बीसी, BC2 और ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट है सारी। और इसमें आपको बता दूं, अगर आप टोटल जानना चाहें तो वुमेन के लिए 8 वैकेंसी है टोटल, अलग अलग कैटेगरी वाइज इंक्लूड करके। हैंडीकैप्ड के लिए आपको बता दूं, अगर किसी को लॉ विजन है और लॉ हियरिंग है, मतलब कि किसी को कम दिखता है, कम सुनाई देता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो इन सब के लिए वैकेंसी यहाँ पे लिखी गई हैं, वो वैकेंसी रहेंगी। लॉ विजन वालों के लिए भी 2 हैं और लोकोमोटर वालों के लिए 3 हैं और लॉ हियरिंग के लिए जो है 1 है। तो टोटल 3 वैकेंसी डिसेबल कैंडिडेट के लिए हो गई, 8 वैकेंसी वुमेन्स के लिए हो गई और बाकी सारी बची वो कैटेगरी वाइज हो जाएंगी। आप समझ सकते हैं इस तरीके से। वेतनमान की बात बता देता हूँ आपको, 27,700 रुपये से लेकर 44,770 रुपये तक आपको मिलेंगे, जो अभी तक रिवाइज नहीं हुआ है। ये रिवाइज भी हो सकती है, मतलब इसमें चेंज हो सकता है। अभी ये वैकेंसी रिवाइज नहीं हुई है, ये पहले जो बताई है, पहले पिछले साल जो रही होगी, पहले जो चलती आ रही है वही वही सैलरी रखी गई है, वेतनमान रखा गया है। लेकिन ये हो सकता है चेंज हो, क्योंकि अभी ये रिवाइज नहीं हुआ है। लेकिन आप समझिए अगर इसमें बढ़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली रिवाइज होकर बढ़ती है सैलरी, तो इसमें आप देखेंगे तो 27,700 है, तो कहीं कहीं ना कहीं ये जो है 30,000 रुपये जो है या उससे ऊपर जा सकती है, हमारे को ऐसा चांस लग रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि आपको यहाँ पे 27,000 से लेकर 44,000 के बीच में है, तो 30,000 तो आपके कंफर्म है कि आपको मिलने ही है, उसके ऊपर आपके हो सकते हैं आपके काम के ऊपर। डियरनेस आपका और अदर अलावेंस जो होते हैं पेएबल वो भी रहेंगे, एंड रेट एज पर द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कि आपको जो जो एक सिविल जज के तौर पर बेनिफिट मिलने चाहिए वो सारे मिलेंगे। और ऑफिशियली ये आपको बताया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट जॉब है, तो बहुत सारे फायदे होंगे। नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यही है कि ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 टिल लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए आपको बता दूं, आपका जो LLB का कोर्स होता है, यानी कि लॉ का कोर्स जो होता है, उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपका डिग्री कंप्लीट हो बैचलर का, जो कि लॉ में हो। पहली चीज़ ये किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है, वो किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट से हो सकता है। दूसरा बोला गया है कि आप जो है एडवोकेट एक्ट जो 1961 में आया था, जो अब तक चल रहा है, उसके अंदर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप जो है एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, आप एक एडवोकेट के तौर पर रजिस्टर्ड होने चाहिए एडवोकेट एक्ट के अंदर, जो कि 1961 में आया था। और ये आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले करना है। जैसे आपको बता दूं, यहाँ पे 21 सितंबर से पहले पहले अगर आप ये काम करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई आसानी से कर सकेंगे। कैंडिडेट should possess sound health, bears good moral character and is not involved in or related to। देखिए ये बात आपको याद रखनी है कि आप किसी क्रिमिनल केस में आज तक इन्वॉल्व ना हुए हो, ये आपको बोला गया है, ये एक एलिजिबिलिटी मानी जा रही है यहाँ पे, क्योंकि एक जज के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आप एक एज अ क्रिमिनल अप्लाई कर देंगे तो वो आपके लिए जो है बहुत प्रॉब्लम फेसिंग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जो है गलत हो सकता है। अबव द एज ऑफ 22 ईयर्स एंड बिलो द 35, 31 जनवरी यानी 31 जनवरी 2023 के अंदर जो भी कैंडिडेट 22 ईयर कंप्लीट हुए और 34 ईयर भी हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 35 से बिलो होने चाहिए और यहाँ पे डेट आपको दे दी गई है। अब देखिए, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट और कैंडिडेट जो भी SC ST से होंगे उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा 3 साल का। आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे वुमेन को और
खासकर SC ST को यानी अनुसूचित जाति और जनजाति को, और साथ में आपकी महिलाएं को, सबको 3-3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यानी कि आप 38 ईयर्स जब तक नहीं हो जाती हैं आपकी कंप्लीट, तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। डिसेबल कैंडिडेट्स को जो है 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा, यानी 45 ईयर्स तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसी सिर्फ 3 है, तो सोच समझ के अप्लाई करें। इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज़ वेरी लार्ज, if the number of candidates is very large and in the opinion of the honorable Jharkhand High Court is desirable or to have a prelims entrance test in order to limit the candidate of for the main examination, then the prelim जो टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, shall be conducted by the commission. The main examination wise वो test shall follow the prelims entrance test for making direct recruitment to the post of civil judge जूनियर डिवीज़न। ये क्या बोला गया मैं आपको समझाता हूँ। ये बोला क्या गया है, प्रीलिम्स जो एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा आपका, मींस एक रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा आपका, जो कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड के क्वेश्चन पर रहेगा। मल्टीपल चॉइस मतलब कि एक से ज़्यादा चॉइस रहते हैं क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप इसी को बोला जाता है। ओनली एंड द कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुल इन दिस टेस्ट शैल बी एलिजिबल फॉर द मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन मीन्स रिटन एग्जामिनेशन रहेगा वो, जो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। एंड द कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुल इन दिस टेस्ट शैल बी एलिजिबल फॉर वीवा वॉइस टेस्ट। एक उसका वीवा वॉइस टेस्ट लिया जाएगा। आप मीन्स एन ओरल एग्जामिनेशन। ओरल मतलब आपको बोलना होता है, कुछ लिखना नहीं होता है। एक एज अ इंटरव्यू आप मान सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा और आपको उन सबके जवाब देने हैं। आपने स्कूल्स के टाइम पे भी वीवा वॉइस दिए होंगे, मतलब कि आपने कहीं ना कहीं जो है एक जिसको हम वाइवा बोलते हैं, वाइवा हम बोलते हैं हमारा वाइवा हो रहा है, तो वाइवा मीन्स क्या होता है, प्रैक्टिकल एंड वाइवाज होते हैं एग्जाम स्कूल्स के अंदर एग्जाम्स के टाइम पे। तो उसी से रिलेटेड बोला गया है कि वाइवा वॉइस टेस्ट लिया जाएगा। जो भी प्रीलिम पास करके मेन पास करेंगे, मेन के बाद अपना वाइवा वॉइस टेस्ट देंगे, एक ओरल एग्जामिनेशन देंगे, जिसके बेस पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर आपको करने हैं। और उसके बाद जो कैंडिडेट्स इसमें भी पास कर लेंगे उनको ये जॉब फाइनली मिल रही होगी। और इसमें यही बोला गया है। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, इसमें इस एग्जाम में 3 पैटर्न में एग्जाम जो रहेगा, तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन पेनल कोड IPC 1860 से लेकर जो भी आपकी हैं तब से अब तक की जितनी भी रहेंगी सब आपको देखनी है। द प्रीलिम्स एंट्रेंस टेस्ट शैल बी, अब देखिए आपको बता दूं ये 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, पहला वाला जो आपका प्रीलिम्स का लिया जा रहा है। और द मार्क्स ऑब्टेन्ड इस एग्जाम में जो आएंगे शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल सिलेक्शन, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देखिए आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है, और एक जज की पोस्ट पर ले रहे हैं, सिविल जज की पोस्ट पर, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। द मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एज, मेरिट लिस्ट आपको बता दूं प्रीलिम्स पास करने वालों को मेंस देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीलिम्स में जो आपके अच्छे मार्क्स भी आ गए तो वो मेरिट में इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन आप एक तौर पर अच्छा एग्जाम इसलिए दीजिए कि जिससे कि चांसेस काफ़ी हो जाए हाई आपके जॉब मिलने के। मेरिट लिस्ट की बता दूँ तो कैंडिडेट शैल बी अरेंज इन सेरिया टीम एज पर मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कैंडिडेट्स उसी को लिया जाएगा जो कि अपने मार्क्स लाता है, जो भी रिक्रूटमेंट है उस पर प्रोसेस के अंदर वो अपने मार्क्स ऑब्टेन कर करके लेवल निकालता जाता है, नेक्स्ट स्टेज पे जाता है। और फाइनली दिस लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड कैटेगरी वाइज फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल मेन एग्जामिनेशन। दोनों एग्जाम की जो लिस्ट बनेगी मेरिट लिस्ट सिलेक्शन की, तो वो कैटेगरी वाइज रहेगी कि SC कैटेगरी में कितने सिलेक्ट हुए, ST में कितने हुए, हर तरीके से इस तरीके से बनेगी। द कैंडिडेट अप टू 15 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज शैल बी कॉल्ड फॉर अपीयरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन इन केस ऑफ टाई ऑफ मार्क्स बिटवीन द कैंडिडेट्स एट द लास्ट pedestal. All the candidates obtaining such marks shall be called for appearing in the main examination, irrespective of exceeding of number of beyond
15 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज। मतलब ये क्या होता है 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसी? आप काफ़ी जगह नोटिफिकेशन में देखेंगे अलग अलग जगहों पे। ये होता क्या है, ये आपको समझा देता हूँ। ये होता है, मान लीजिए टोटल वैकेंसी आपकी 138 है, आप इसको 140 मान लीजिए। तो 140 की अगर आप 15 टाइम्स करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कि 1400 और 700, तो ये हो जाएगा 2100 अप्रोक्स हो जाएगा, यानी 2050 के लगभग हो जाएंगी ये नंबर ऑफ वैकेंसीज। इतने लोग हो जाएंगे। तो इतने लोगों को क्या करा जाएगा, कॉल फॉर अपियरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन। इतने लोगों को मेन एग्जाम में लिया जाता है। मैं आपको बता दूं, अब देखिए मान लीजिए अगर इससे ज़्यादा लोग भी क्वालिफाई कर देते हैं एग्जाम को। अब देखिए ये सिलेक्ट कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले तो ऐसा होता है, प्रीलिम्स एग्जाम आपका ले लिया जाएगा 100 नंबर का, और उसमें से आप जितने भी कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो टॉप 2050 या 2060 रहेंगे, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप 15 टाइम्स कर लेंगे इसका 138 का, इसका 138 का 15 टाइम्स जो भी रहेगा, मान के चलते हैं 2050 है। तो इतने कैंडिडेट्स को ही मेन फॉर अपीयरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन वही मेन देंगे। और अगर इन केस ऑफ टाई मार्क्स, मान लीजिए एक से ज़्यादा कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ रहे हैं 100 में से प्रीलिम्स में, मान लीजिए 60 आ गए और दूसरे कैंडिडेट के भी 60 आ गए और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हो गए, तो ऑल द कैंडिडेट ऑब्टेनिंग सच मार्क्स शैल बी कॉल्ड फॉर अपीयरिंग। उन सभी को लिया जाएगा मेन एग्जामिनेशन में, एक्सीडिंग भले ही 15 टाइम्स ऑफ नंबर्स ऑफ वैकेंसी से बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि तो 2050 लोगों की बजाय वो 2100 भी पहुंच जाए, 2200 भी पहुंच जाए, कोई इशू नहीं है। उन कैंडिडेट्स ने अगर ऑब्टेन मार्क्स करे हैं, भले ही इक्वल मार्क्स कर दिए हो, टाई केसेस कर दिए हो, फिर भी वो कैंडिडेट को ले लिया जाएगा फॉर द मेन एग्जामिनेशन। ड्यूरेशन ऑफ 2 घंटे का प्रीलिम एग्जाम होगा, जो पहला स्टेज रहेगा। उसके बाद आपको बता दूं, उसके बाद बोला गया मेन एग्जामिनेशन जो रहेगा शैल बी ऑफ 4 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, ये मेन एग्जाम के अंदर बता दिया गया, मेन एग्जाम में 4 पेपर लिए जाएंगे और वो चारों पेपर रहेंगे। पहला पेपर जो रहेगा वो प्रोसीजरल लॉ रहेंगे, जिसमें द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि 1973 में से आया था, वो सारा रहेगा। आईपीसी रहेंगे, आईएलए रहेगा, ये सारे एक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। पेपर 2 में आपका सिलेबस लिखा है, 4 सबका लिखा हुआ है। ड्यूरेशन मेन एग्जामिनेशन का रहेगा कि शैल बी ऑफ 3 आवर्स फॉर ईच पेपर, यानी 3-3 घंटे का हर पेपर होगा। आप समझ लीजिए कि 3-3 घंटे के पेपर हो रहे हैं, यानी कि 12 घंटे में पेपर होगा। ड्यूरेशन ऑफ मेन एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 3 आवर्स फॉर ईच पेपर, हर पेपर को 3-3 घंटा देना, यानी 12 घंटे का ये पेपर, प्रीलिम्स का 2 घंटे का पेपर, 14 घंटे के तो आपके एग्जाम होंगे। अपीयरिंग इन ईच पेपर विल बी कंपल्सरी, हर पेपर में आपका अपीयर होना कंपलसरी है। द कैंडिडेट अप टू 3 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज शैल बी कॉल्ड टू अपीयरिंग इन द वॉइस टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द मेन एग्जामिनेशन। इन केस ऑफ टाई केसेस marks between the candidate at the last, तो all the candidate obtaining such marks shall be called for appearing in the viva voice टेस्ट irrespective, वही सेम बात कही गई है। और यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ बोली गई है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने बताया भी था आपको 15 टाइम्स, यानी कि 2100 लोगों को ले लिया लगभग आपके मेंस एग्जाम देने के लिए। फिर मेंस एग्जाम देने वालों में भी मान लीजिए जिन्होंने भी पास करा एग्जाम, जिन्होंने भी अच्छे अच्छे मार्क्स लाए, उसमें भी जो टॉप के कितने कैंडिडेट को लिया जाएगा 138, यानी 140 का 3 टाइम्स आप कर लीजिए, यानी कि ये आपका हो जाएगा 420 के लगभग लोगों को ले लिया जाएगा। सिर्फ आपके एक ओरल टेस्ट के लिए, वाइवा के लिए लिया जाएगा। लगभग 500 आप इसे मान सकते हैं, इतने कैंडिडेट्स को ले लिया जाएगा अगर टाई केसेस वाले कैंडिडेट हो जाते हैं ज़्यादा। फिर उसके बाद आपको बता दो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्रीलिम्स में क्या रहेगा फॉर एंड रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए क्या रहेगा। वे अभी देखिए, अभी कुछ बताया नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा इसका मार्क्स क्या रहेगा। और आपको बता दूं वेवा वॉइस टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफाई मार्क्स शुड भी, आपको जो है लास्ट वाला जो एग्ज़ाम होगा मेन के बाद वाइवा का, उसमें आपको 25% मार्क्स, यानी कि 100 में से 25 से ऊपर मार्क्स लाने हैं जनरल को। बाकी आप कैटेगरी वाइज चेक करेंगे। फाइनल सिलेक्शन मेरिट सिलेक्शन लिस्ट जो रहेगी वो प्रिपेयर रहेगी आपके मेन एग्जामिनेशन और वाइवा के नंबर के बेस पर, यानी कि आपके वाइवा के 100 मार्क्स और आपका जो आपका मेन का एग्ज़ाम हुआ था, मेन का हमने ऊपर भी डिस्कस भी किया था, 100 नंबर के आपके चारों पेपर हो रहे थे, यानी कि ये 400 और 500 मार्क्स में से आपका टोटल बताया जाएगा कितने मार्क्स आए हैं, उस हिसाब से सिलेक्शन होगा।
अब देखिए रिजर्वेशन की आपको बता दूं, आवेदन में नियुक्ति आप जो आप आवेदन करेंगे उसमें आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब आपको बता दो, ये रिजर्वेशन उनको ही मिलेगा जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उनको ही उनके कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे वो एज में हो चाहे वो किसी और चीज़ में हो। जो सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करते फॉर्म भरते समय या बाद में, तो उनको नहीं मिलने वाला है। तो ये पॉइंट आप जरूर पढ़ सकते हैं। ये स्पोर्ट कैंडिडेट्स के लिए लिखा हुआ है, वो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए क्या क्या रखा गया है वो आप देखेंगे। परीक्षा शुल्क की बात कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट कि फॉर्म की पेमेंट फीस क्या रहेगी। तो आप देखेंगे तो 600 रुपये आपको ईडब्ल्यूएस से और जनरल कैंडिडेट से या फिर एक अनरिजर्व कैटेगरी से पे करने हैं। बैंक चार्ज अलग होगा, अगर आपका बैंक कोई चार्ज नहीं लेता है इसके ऊपर तो अच्छी बात है। SC ST में आप 150 रुपीज़ पे करेंगे और इसमें बैंक चार्ज एक्स्ट्रा आपका जाएगा। और झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करने हेतु हुए हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जाएंगे। परीक्षा शुल्क अप्र अप्रतिदेय यानी कि नॉन रिफंडेबल होगा। मतलब आप समझ लीजिए फॉर्म की फीस वापस नहीं मिलेगी किसी कैंडिडेट को। फॉर्म भरने के बाद फीस पेमेंट होने के बाद नहीं मिल रहा है किसी को पैसा ये वापस, ये आप समझ लीजिए। दूसरा है कि 600 रुपये आपको पे करने हैं एक अनरिजर्व कैटेगरी से ऑल इंडिया कैंडिडेट को और सेम झारखंड वाले कैंडिडेट को भी। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि झारखंड राज्य में रहता है और रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो 150 रुपीज़ पे करेगा वो, और बैंक चार्ज अलग से रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दूं, डिसेबल कैंडिडेट को फीस नहीं पे करनी है। लेकिन डिसेबल में भी बोला गया है कि भाई ये 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी जो परसेंटेज रहता है उसको आपको चेक करना होगा, उसका आपका पूरा एलिजिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। आप इसको पढ़ सकते हैं। आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्तें एवं निर्देश आपको यहाँ पे लिए गए दिखे गए हैं, लिखे गए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। आपको देखिए, आपको यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, अपने अपनी डिग्री बैचलर डिग्री जो कि लॉ के अंदर है उसकी मार्क उसकी डिग्री आपको सबमिट करनी पड़ेगी ऑनलाइन फॉर्म में अगर मांगी जा रही है। एक आईडी प्रूफ, फोटो, साइन, ये सब सबमिट करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे और जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, डिस्कस हो चुका है। इसकी फॉर्म की बता दूं 21 अगस्त से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और काफ़ी अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, एक सिविल जज की जॉब, और अच्छी खासी सैलरी के साथ और बहुत सारे फ़ायदों के साथ ये जॉब है। हमने एज सब कुछ बात कर ली, एज, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर, एक एक चीज़ की बात करी है। इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर रहा नहीं है। तो बस इसी के साथ हम करेंगे इस टॉपिक को ख़त्म। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।